Ramiri majjipammadakkan veramani sikkhapadang samadhiyami. Ramiri majjipammadakkan veramani। सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है और उनके संगठनों के जो संगठन है उनका मुझे बड़ा अनुभव है। जब सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ में ऑर्डर आने लगे तब सरकारी कर्मचारियों की खासतौर से शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की संख्या सबसे ज़्यादा थी। उस समय रैली वगैरह हुई, एक दो ऑर्डर दबाव में वो वापस भी हुए, सारे नहीं हुए। इसका मतलब पूरी बात नहीं मानी सरकार ने और काफ़ी नुकसान हुआ। उससे ज़्यादा नुकसान हुआ कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने बात सुनी नहीं और जिस बात के लिए कोई नहीं गया कोर्ट ने उसके अगेंस्ट भी, हमारे अगेंस्ट में यानी SC ST OBC के लोगों के अगेंस्ट में फैसले दे दिए, जिससे लगभग सारा रिजर्वेशन चला गया। इस रिजर्वेशन को बचाने के लिए कई सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंदोलन करने शुरू किए, मगर इकट्ठे नहीं किए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पैसा देते हैं। पैसा सरकारी कर्मचारियों के पास ही है, वो अपनी तनख्वाह में से देते हैं, चाहे वो बामसेफ हो चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो। दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के संगठन है और बहुत छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के हर दफ्तर में बना हुआ है और इनका भी कई सारे समूह बने हुए हैं, जिसको महासंघ या परिसंघ, फेडरेशन, कन्फेडरेशन बोलते हैं। और ऐसे भी संगठन हैं जिनके जो मुखिया हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं है मगर फिर भी मुखिया बने हुए हैं, और ऐसे भी संगठन हैं जिनके जो मुखिया हैं वो सरकारी कर्मचारी से रिटायर हो चुके हैं फिर भी उसके बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं, क्योंकि पैसा बहुत आता है। मगर इन सरकारी कर्मचारियों के संगठन की जो उपलब्धता है वो बस वहीं तक सीमित होकर रह गई कि 5 जो ऑर्डर आए थे उनमें से 2 ऑर्डर पास हुए, तीसरा आधा अधूरा हुआ, बाकी नहीं हुए। इसके बाद और भी ऑर्डर आए और भी जजमेंट आए जिसमें सारा रिजर्वेशन लगभग चला गया। और उससे ज़्यादा मार ये पड़ी कि ये सरकारी कर्मचारी, जिन सरकारी कर्मचारियों के लीडर थे वो सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर बिक गए, यानी प्राइवेट हो गए, और ये लीडर कुछ नहीं कर पाए। इस सारे के सारे मूवमेंट में सरकारी कर्मचारियों के संगठन के टुकड़े टुकड़े होते रहे और अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के लीडर बनते रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैसा अच्छा मिलता है। कारण क्या है कि रामलीला मैदान जो दिल्ली में, जहाँ नेशनल लेवल की मीटिंग होती हैं, दिल्ली में ही होती हैं, उसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। पुराने समय में मुझे याद है 8-10 हज़ार रुपये उसके ग्राउंड का था, 10-15 हज़ार रुपये में वो साउंड वाला आता था। और जो लोग रैली करते थे वो दिसंबर में और नवंबर में करते थे, तो नवंबर में और दिसंबर में धूप अच्छी लगती है, इसलिए टेंट की आवश्यकता नहीं होती, तो टेंट का पैसा बच जाता है। और वहाँ एक छतरी लगी हुई है परमानेंट जो मंच बन जाती है। बहुत ज़्यादा कोई सरकारी कर्मचारियों का नेता होगा तो वो 2000 से लेके 5000 कुर्सी पड़वाता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी खाली रहती हैं, भरती नहीं है, क्योंकि 2000 कुर्सियाँ जब फैलती हैं तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, उनको फैलाया जाता है। तो कुल मिला के जो खर्चा आप समझ सकते हैं कि 10-15-20 हज़ार रुपये जो उस समय था वो साउंड का, और टेंट का मुश्किल से जो बैरिकेटिंग का है 10-15-20 हज़ार रुपये बैरिकेटिंग का। अगर एक कुर्सी का खर्चा 10 रुपये मान लें तो 5000 कुर्सियाँ हैं तो 50,000 कुर्सी का, या 20 रुपये होता है 1 लाख। और बाकी जो लोग आते हैं वो अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं। खाना वाना यहाँ बनता नहीं। बहुत सारी रैलियाँ मैंने देखी हैं, लोग अपना खाना खुद ही लाते हैं, खुद खाते हैं, मगर पैसा बहुत इकट्ठा होता है, क्योंकि हर सरकारी कर्मचारी पैसा देता है, रैली है, बड़ा काम होना है, तो वो पैसा सरकारी कर्मचारियों के बाद में काम आता है। जिस सरकारी कर्मचारियों के संगठन में मैं रहा, कोई ना हिसाब मांगता है ना ही कोई हिसाब देता है। दोनों तरफ से मांगने वाला भी कोई नहीं है, कोई मांगने वाला है भी तो उसको निकाल देते हैं, ये हिसाब मांगता है, अच्छा आदमी नहीं है। और देने वाला कभी देता नहीं, हम काम कर रहे हैं, हमसे हिसाब मांगोगे, तो चलता रहता है। मगर एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई, और हर साल सरकारी कर्मचारी जो रैली करते थे उनकी मांगें और उनका पर्चा बढ़ता गया। जैसे पहले साल में अगर उनकी डिमांड थी सरकार से 12, तो अगले साल में वो 16 हो गई, तो अगले साल में वो 20 हो गई, तो अगले साल में 24 हो गई। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि पर्चे में मांग ही मांग से भर गया जो डिमांड थी, और डिमांड एक भी पूरी नहीं हुई। डिमांड आती गई, संकट आते गए, पर्चा बढ़ता गया, लोग पैसे देते रहे, रैलियां होती रहीं, मगर हुआ कुछ नहीं। तो ये तय माना जाए कि जो सरकारी कर्मचारियों के जो लीडर हैं उनमें दम नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों के लीडर ये कहते हैं कि लोग हमारे साथ नहीं आए, उनमें दम नहीं है। तो इसका मतलब या तो दोनों में दम नहीं है,
और या दोनों में दम है, दो अपना दम दिखा नहीं रहे हैं, या उनकी चल नहीं रही है। तो अब आरक्षण के लिए जो पैसा इकट्ठा होता था, जो रैलियां होती थी, वो बंद हो गई, क्योंकि अब आरक्षण का करें क्या। आरक्षण तो है मगर नौकरी नहीं है, तो आरक्षण किसी ने ख़त्म नहीं किया। सरकार भी कहती है कि हम आरक्षण को हाथ नहीं लगा रहे, मगर आरक्षण लोगे कहाँ। आपको तेल तो मिलेगा, पर बर्तन कहाँ है तेल लेने के लिए। तो यही बात अच्छी तरह से उन नेताओं की समझ में भी आ गई जो आरक्षण का काम करते थे। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तक तो आरक्षण के नाम पे हम लोगों से पैसा लेते थे। तो उन्होंने अलग अलग काम किए। किसी ने कोई एनजीओ बनाया, कहीं कोई जगह खरीद रहा है, कहीं कोई धर्मशाला बना रहा है, कहीं कोई हॉल बना रहा है, कहीं किसी ने उस एजेंडे को 10 सूत्रीय कार्यक्रम और 15 सूत्रीय कार्यक्रम में बदल दिया। किसी ने पार्टी बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, क्योंकि उनको नेतागिरी करनी है। मगर आपको ये सोचना है कि जो व्यक्ति पहले काम करते थे और जो उन्होंने प्रॉमिस किए कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, हम निजीकरण को रोकेंगे, वो अपने डिपार्टमेंट को भी नहीं निजीकरण से रोक पाए, आरक्षण नहीं बता पाए, तो क्या अब जो जिस भेस में आ रहे हैं उसमें वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि पहले जो उन्होंने सिद्ध किया है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो अभी क्या करेंगे। अभी तो हालत और ज़्यादा खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले भी कभी इकट्ठे नहीं आए और अभी भी इकट्ठे नहीं हैं। तो जब वो इकट्ठे नहीं होंगे तो ये मुश्किल बात है कि वो कुछ कर पाएंगे समाज के लिए, या जो लोग उनको पैसा देते हैं। तो ये आपको समझना है, क्योंकि जो लोग इस धंधे में हैं, जो लोग इस काम में हैं, जिनका ये व्यापार है, जिनका ये रोजगार है, वो तो ठीक है, उनके लिए तो वो तो करेंगे। मगर क्या आपने जो इन्वेस्ट किया, यानी आपने जो पैसा दिया, आपने जो टैलेंट दिया, आपने जो टाइम दिया, उसका रिजल्ट आया। अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको उन नेताओं को बोलना चाहिए कि भाई आपकी बस का नहीं है, आप इकट्ठे हो जाओ तो शायद बात बन जाए। बिना इकट्ठे हुए कुछ नहीं होगा, अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो आपकी बात ना सुने तो आप क्या करेंगे, तो आप उनको पैसा देना बंद कर दीजिए, उनको सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, उनकी बात करना बंद कर दीजिए। आप जब उनको पैसा देना बंद कर देंगे, उनकी सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उनकी बात करना बंद कर देंगे, तो दो फायदे होंगे। एक तो आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका टैलेंट बचेगा। और दूसरा, जब लोग उनके पास से निकल जाएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनको नेतागिरी की आदत पड़ी हुई है। तो वो इकट्ठे होंगे तो शायद आपका काम बन जाए। इसलिए आप इस बार इन नेताओं के झांसे में ना आए, और अगर आ भी रहे हैं तो कहें कि पहले इकट्ठे हो जाइए। और पैसा तो बिल्कुल मत दीजिए, पैसे की आवश्यकता नहीं है। इकट्ठा होने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। बोलिए जब इकट्ठे सब सारे के सारे हो जाएंगे तो हम पैसा देंगे, ताकि वो काम आए, इससे पहले नहीं। धन्यवाद। आदिन्न दानाविर्मणि सिक्खा